Good evening everyone, this is Rajesh here and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। अपन लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 6 को देख रहे हैं ना। इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी यानी कोलराज लॉ। तो कोलराज लॉ इज़ द फर्स्ट किडनी ऑफ द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, ओनली फॉर जैक बोर्ड, इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आपको इंपॉर्टेंट है और फोर्थ सभी के लिए। थर्ड क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कोलराज लॉ। कोलराज लॉ में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ कैसा बनता है, न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग कोलराज लॉ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कोलराज लॉ होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, डायरेक्टली आपको ऐसे ही सीधा सीधी लिख सकता है एग्जामिनर कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलराज लॉ, या आपको ऐसे भी लिख सकता है, सीबीएसई में ऐसे भी पूछता है या जैक बोर्ड में कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना। दो पूरा यही है, पूरा इसका ये लाइन है। कोलराज लॉ शॉर्ट में बोल देते हैं या इसको बोलते हैं कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको क्या कुछ समझना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ समझना पड़ेगा। देखो नया चीज़ मैं बताता हूँ होता क्या। सपोज दैट ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसका कुछ कंसंट्रेशन है C और इसका कोई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसका लैम्डा एम, ठीक, सिर्फ लैम्डा एम। तो लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब उसका कोई निश्चित कंसंट्रेशन है। मतलब मान लो कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, तब उसका मोलर कंडक्टिविटी निकलेगा। 5 मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो जब भी कंसंट्रेशन का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा। जैसे 2 मोल पर लीटर, 5 मोलरिटी, 10 मोलरिटी, 0.8 मोलरिटी, 0.2 मोलरिटी, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी होगा। तो उस समय जो कंडक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है, कंसंट्रेशन जीरो है ना, गाढ़ापन जीरो, मतलब खूब पानी डाल दिए, खूब, इसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि किसी घोल पे इतना ज़्यादा पानी डाल दिए कि उसका गाढ़ापन लगभग जीरो हो गया, मतलब सिर्फ पानी ही पानी बचा, कंसंट्रेशन कितना हो गया, जीरो। तो जब भी कंसंट्रेशन जीरो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जीरो कंसंट्रेशन पे जाहिर से बात है किसी भी चीज़ पे ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, है ना, उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा या उसका कंडक्टिविटी घटेगा, ये अपन को देखना है। तो किसी भी चीज़ पे अगर पानी अपन डाल देते हैं, सॉरी, किसी भी चीज़ पर अगर पानी डाल देते हैं, कंसंट्रेशन को अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई चीज़ है ना, मान लो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट पे जब तक तुम पानी नहीं डालेगा तो ये टूटेगा नहीं, किस पे, कॉपर 2+ में और सल्फेट 2- में। डाइल्यूट करने का मतलब है हमारा एम कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ देना है ना, डिसोसिएट कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब कंसंट्रेशन जीरो नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होता, तो उस समय जो कंडक्टिविटी होता है उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाए यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस समय जो कंडक्टिविटी होता है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर लड्डू लगा दो, है ना, जैसे इनोट ऑफ द सेल पे लगा रहे थे, ठीक उसी प्रकार। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जानने से पहले और एक चीज़ ये जान लो, कोलराज लॉ को जानने से पहले मान लो कोई चीज़ NaCl है, इसको जब अपन पानी में डालें तो ये किस चीज़ पे टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा। तो अगर हमको पूरा NaCl से कितना करंट पास करेगा ये निकालना है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है, NaCl के कारण, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na के कारण, कैटायन के कारण जितना करंट पास हो रहा, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- के कारण, ठीक है, लैम्डा एम ऑफ Cl- के कारण। ये होता है इस तरीके से, है ना। इसी को अपन बोलते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। मतलब जाहिर से बात है,
कोई भी कंपाउंड है तो कंपाउंड को पानी में दौड़ेंगे तो क्या पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो आयंस में टूटेगा, ठीक है। तो पूरे कंपाउंड का कंडक्टिविटी वो इक्वल होता है कैटायन प्लस एनायन के, है ना। अब आते हैं हम लोग, सब कुछ समझने लायक हो गए। कोलराश लॉ स्टेट क्या करता है, इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहला वर्ड तो तुमको लिखना बेहद ज़रूरी है, ये तुम वर्ड 2 लिख दिया ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एग्जामिनर तुमको 3 नंबर के जगह 1.5 नंबर पहले ही दे देगा। समझ गया है कि बच्चे को कंसेप्ट पता है कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट रखना है ना, मतलब कंसनट्रेशन लगभग 0 कर देना है, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब कंसनट्रेशन 0 हो जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। मतलब मान लो कि हमारे पास यहाँ पर NaCl है, NaCl, इस पे क्या किए, पानी ब्लू कलर का होता, खूब सारा पानी डाले, खूब सारा, ठीक है, इतना सारा डाले कि डाइल्यूट कितना हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, मतलब कंसंट्रेशन लगभग कितना हो गया, 0 हो गया। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन जब इलेक्ट्रोलाइट का 0 हो जाता है तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी है, मतलब क्या, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब नॉट लगाएंगे, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव, लिमिटिंग वर्ड समझ जाओ, जहाँ भी लग गया मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, कंसंट्रेशन 0 है, वो इक्वल होता है, इसके द्वारा जो टोटल करंट पास होगा वो किसके इक्वल होगा, अलजेब्राइक सम का मतलब जोड़, किसका जोड़, कैटायन का टोटल कंडक्टिविटी और प्लस एनायन का। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम किसके कारण, Na के कारण, तो कैटायन के कारण, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस के कारण। बस यही बोलता है कोलराश लॉ, सिंपल सा बात बोलता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो तुम कैटायन का और उसके एनायन का दोनों का जोड़ दो, वही बोलता है कोलराश लॉ। चलो ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या बोलता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको दूसरे वर्ड्स में भी क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए, लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द अलजेब्राइक सम मतलब जोड़ घटाओ ऑफ मोलर इक्विवेलेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मतलब क्या हुआ, NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कौन है, Na है और Cl माइनस है ना। तो अगर हमको पूरे का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ Na मतलब कैटायन के और सम ऑफ एनायन के, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई एक याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फर्स्ट वाला डेफिनेशन है, रट ही जाओ, रटने का कोई दिक्कत है नहीं, मेरे साथ याद कर लो। देखो होता क्या, सबसे पहले वर्ड लिखना पड़ता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा जब पानी डाल दिए, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो चीज़ बनता है उसको मोलर कंडक्टिविटी नहीं बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हर एक का योगदान इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। बस अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है, मान लो हमको लैम्डा नॉट का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो लैम्डा नॉट m का मतलब होता है लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ एनायन। सर अच्छा से लिखिए, बढ़िया सा कलर लेकर के, चलो रेड ले लेता है ना, रेड। हम क्या लिख रहे हैं, लिमिटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma होता है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक उसी प्रकार कोलराश लॉ का आप लोग पढ़े हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल लॉ का क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो वैसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोलराश लॉ का क्या होता है, लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ एनायन। बस हाँ सर यही होता है, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, लैम्डा नॉट पूरा इलेक्ट्रोलाइट का, अगर पूरे इलेक्ट्रोलाइट का m छूटा हुआ है, m मान लो कि लिखा हुआ है ना, m हमेशा रहेगा मोलर, एक मोल का, लैम्डा नॉट ऑफ प्लस का मतलब कैटायन और माइनस का मतलब एनायन, ठीक है। जहाँ पर लैम्डा नॉट प्लस क्या है,
लिमिटिंग कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट वर्ड नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसका, कैटायन का, और लैम्डा नॉट माइनस किसके लिए है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन का। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया कोलराश लॉ? हाँ सर समझ में तो आ गया कि कभी भी जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो जो लिमिटिंग मतलब पूरा मोलर कंडक्टिविटी पूरे इलेक्ट्रोलाइट से जितना करंट पास करेगा वो इक्वल होता है कैटायन से जितना पास कर रहा है प्लस एनायन से जितना पास कर रहा है। मतलब लैम्डा नॉट एम ऑफ पूरा इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ एनायन। लैम्डा नॉट एम का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, नॉट का मतलब लग गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, इसलिए लिमिटिंग, है ना। अब आते हैं अपन कंसेप्ट में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा तरल पदार्थ जिससे करंट पास करता है, दैट लिक्विड जिससे करंट पास करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो दो प्रकार का तरल पदार्थ हो सकता है, एक ऐसा तरल पदार्थ हो सकता है जिससे खूब सारा इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में क्या है सर, ठेठ भाषा में तो समझ में आ गया, केमिस्ट्री की भाषा में जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से ना टूटे, है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से मतलब किसी भी पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में डालने से टूट जाए पूरी तरीके से, उसको हम लोग पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, पूरी तरीके से कैटायन और एनायन में टूट जाए, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, डिसोसिएट का मतलब टूटना, जो पूरी तरीके से नहीं टूटता। मतलब मान लो ना कि 100 NaCl था, 100 NaCl का मॉलिक्यूल, उसमें से मात्र 50 Na प्लस मिला और 50 Cl माइनस मिला, मतलब 50 ही NaCl ऐसा है जो टूटा और बाकी 50 टूटा ही नहीं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो ध्यान रखना NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, हम समझाने के लिए बताएं। अच्छा एग्जांपल क्या रहेगा, 100 Ab मान लो, ए कैटायन है बी एनायन है, इसमें से मात्र 50 जो है ए प्लस बना और 50 बी माइनस बना। बनना कितना चाहिए था, 100 ए प्लस और 100 बी माइनस। क्या कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, नहीं, कंप्लीट नहीं टूटा। तो ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितने भी वीक एसिड या वीक बेस या वीक सॉल्ट होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वीक एसिड में एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इस तरीके से मत याद रखो, ऐसे याद रखो, CH3COOH, वही चीज़ है। इसको लिख कैसे दिया है ना, H है तो H लिख दिया, कार्बन 2 है तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन तो कार्बन 2 लिख दिया, है ना, और एक हाइड्रोजन लिख ही दिया तो 3 हाइड्रोजन बचा तो 3 हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 लिख दिया। तो गधा तरीके का लिख दिया, धूर तरीके का, लेकिन तुमको ऐसे नहीं लिखना, CH3COOH लिखना है। ठीक है, एसिटिक एसिड ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपको पता है कि पहले से कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से टूट नहीं रहा, और इस पे अगर पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, और पानी, मतलब डाइल्यूशन करेंगे, तो ये और ज़्यादा टूटना शुरू करेगा। जितना ज़्यादा कैटायन एनायन बनेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। हाँ सर, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को और ज़्यादा डाइल्यूट करोगे, और ज़्यादा पतला करोगे, और ज़्यादा पानी डालोगे, तो उतना ही ज़्यादा कैटायन एनायन बनेगा और उसका कंडक्टिविटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन लोगों को ध्यान रखना है कि जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में डाइल्यूशन नहीं लिखते, कंसंट्रेशन लिखते। तो समझो मोटे तौर पर यही बात है कि पतला करने से, डाइल्यूशन करने से ज़्यादा करंट पास करता है। तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंसंट्रेशन कम करेंगे मतलब पानी पतला करेंगे, कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगा। ठीक है सर, ये सारा चीज़ कोहलराश लॉ में ही लिखना है ना। अगर कोहलराश लॉ में आ गया, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ लैम्डा नॉट प्लस का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एनायन, अपने से वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन, एग्जाम्पल
कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होता है डाइल्यूशन से, और कंसंट्रेशन के घटने से भी होता है ना। और द इंटर आयोनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट लो कंसंट्रेशन। देखो होता क्या है, क्यों टूट जाता है बाबू। H2O का एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। Na, ये Na है और ये Cl है। Na और Cl दोनों के बीच में जन्मों जन्मों का बंधन है, बहुत पुराना प्यार है, ठीक है। अब इस प्यार को तोड़ने के लिए आ रहा ठाकुर दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह कौन है? पानी, डाइल्यूशन, तोड़ दिया, ये बॉन्ड को ही धर के तोड़ दिया है ना। तो Na अलग हो गया, Na+ और Cl- अलग हो गया, ठीक है। तो होता है क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उसको तोड़ देता है क्या? डाइल्यूशन। क्या होता है? डाइल्यूशन, ठीक है। तो जब भी कंसंट्रेशन कम हो जाए, जब भी गाढ़ापन कम हो जाए, मतलब डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम। वही लिखा गया है ना। चलिए अब आते हैं स्ट्रॉन्ग, ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो ग्राफ में क्या करेंगे, एक तरफ वाई एक्सिस में लिमिट लैम्डा एम लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग नहीं, वो बाद में लिखेंगे, देखेंगे कब। और यहाँ पर लिखेंगे रूट सी का पावर 1/2 को क्या बोलते हैं? रूट सी। तो जब भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया गया था, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वो ग्राफ इस तरीके से आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आया। क्लास 11th में आई होप पढ़े होगे कोनिक सेक्शन में। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, पैराबोला का ग्राफ इस तरीके से होता है। पता नहीं देखे होगे कि नहीं देखे होगे। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है पूरी तरीके से कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ इस तरीके से आता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ सी का ग्राफ ये भी डाउनवर्ड ही आता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब दोनों के केस में, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, गाढ़ापन बढ़ेगा, तो उससे करंट कम पास करेगा, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग वाला भी तुम लोग को दिखाई देते ग्राफ, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग वाला है, यहाँ लैम्डा एम है, यहाँ अंडर रूट सी है, ग्राफ कैसा जा रहा है? निगेटिव डाउनवर्ड्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था? लैम्डा एम था, सी था, ग्राफ इस तरीके से। दोनों बस ग्राफ रट जाओ एकदम पूरी तरीके से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ग्राफ क्लियरली आपको दिखा दिया। ग्राफ किसके बीच में? लैम्डा एम और सी का पावर 1/2 के बीच में है। लीनियर ग्राफ नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, ठीक है। दिस ग्राफ इम्प्लाइज दैट, ये ग्राफ क्या बताता है कि कंडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्शन बढ़ेगा, या जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा। देखो कंसंट्रेशन दो पॉइंट ले लो ना, एक पॉइंट मान लो इसको उठा लिया और एक पॉइंट इसको उठा लिया। तो इसको उठा लिया तो इसका वाई एक्सिस का वैल्यू ये है और एक्स एक्सिस का वैल्यू है, इसका वाई एक्सिस का वैल्यू ये है और इसका एक्स एक्सिस का वैल्यू ये है ना। तो जब एक्स एक्सिस का वैल्यू कम था तो वाई का वैल्यू ज़्यादा है, जब एक्स एक्सिस का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो वाई का वैल्यू कम हो गया। एक्स में क्या है? गाढ़ापन है, तो जब गाढ़ापन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगा, और जब गाढ़ापन कम है, छुट्टू सा है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है ना। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फिर से बता रहा हूँ, कोहलराश लॉ 3 नंबर में आया, तो कोहलराश लॉ का डेफिनेशन, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का केस लिखना पड़ता है। दैट इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से टूट जाए डाइल्यूशन में, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एग्जांपल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को पता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और HCl को जब मिला दो तो NaCl बनेगा, तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया ना। एसिड और बेस को जब रिएक्शन करते हैं, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड, ये सारा चीज़ क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है? सेम ग्राफ है आपका, बस लीनियर ग्राफ बनता है। लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ सी का ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। राइटिंग द कोहलराश लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट। कभी भी तुमको बोल देगा कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कोहलराश लॉ का एक्सप्रेशन लिखो, क्या बनेगा, या उसका मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखो, क्या बनेगा। तो कैसे लिखते हैं? बड़ा आसान है, देखो NaCl है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl को लिखेंगे ब्रैकेट में। तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लैम्डा नॉट एम ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl-। हो गया, यही एक्सप्रेशन को बोलते हैं कोहलराश लॉ का एक्सप्रेशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन, है ना।
लेकिन अलग कब हो जाता है, जब अलग अलग, यहाँ तो Na भी एक था, Cl भी एक था, यहाँ एल्युमिनियम एक है, क्लोरीन 3 है। तो देखो बैलेंस रिएक्शन की तरह लिखना पड़ता है। हमको पता है कि AlCl3 जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, एल्युमिनियम में, और क्लोरीन तो क्लोरीन माइनस में, 3 है तो 3, और एल्युमिनियम 3 प्लस में, इस तरीके से टूटेगा ना। हाँ सर एल्युमिनियम कितना में, 3, एल्युमिनियम का एक का 3 प्लस होता है, और क्लोरीन 3 है, एक का क्लोरीन का माइनस चार्ज होता है, 3 है तो 3 आगे लगा दिया। ठीक है सर। A3B2 है, पहले हम तोड़ना सिखा दे रहे हैं, फिर लिखेंगे, बस कुछ नहीं। A3B2 है तो 3 है ना, 3 टाइम्स ए हमेशा प्लस रहता है शुरू वाला, और ये 2 आ गया तो 2 टाइम्स B माइनस। हाँ सर क्लियर है। यहाँ देखो Al में 2 है और SO4 में 3 है, तो 2 इंटू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 3 प्लस होता है, और सल्फेट के आगे 3 है तो 3 इंटू सल्फेट 2 माइनस। ठीक है, 2 माइनस होता है। तो लिखेंगे कैसे, स्टेप 1, पहले हम लिखेंगे AlCl3 क्या देगा, एल्युमिनियम 3 प्लस देगा, प्लस 3 Cl माइनस देगा। उसके बाद लैम्डा नॉट का वैल्यू, लैम्डा नॉट m ऑफ पूरा AlCl3 इज इक्वल टू, इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ, तो 1 इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ Al3 प्लस, ठीक है, Al3 प्लस, प्लस इसके आगे क्या लगा हुआ है, 3, तो 3 लिख दो, इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। बड़ा आसान है सर। हाँ A3B2 का क्या करोगे, पहले बैलेंस रिएक्शन लिखोगे, तो बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3A प्लस प्लस 2B माइनस, और लिखोगे लैम्डा नॉट m ऑफ पूरा A3B2 इज इक्वल टू, यही बोलता है कोलराश लॉ, पूरे का इज इक्वल टू होता है कैटायन और एनायन का एडिशन। तो लैम्डा नॉट m 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 है, 3 इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ क्या हो जाएगा, A प्लस प्लस 2 आ गए तो 2 से गुना करेंगे, इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ B माइनस, हो गया। ठीक है, Al2SO4 3 का इसी तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 3 का हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ Al3 प्लस, ठीक है, प्लस 3 है तो 3 इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ SO4 2 माइनस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं कोलराश लॉ का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग कोलराश लॉ। तो कोलराश लॉ का न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है, 3 प्रकार का होता है। इस वीडियो में अपन 1 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन 2 डिस्कस करेंगे, है ना, और एप्लीकेशन में भी, एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द, नॉट छोड़ा गया क्योंकि जाहिर से बात है MS वर्ड में लिखने में और पावर पॉइंट में लिखने में ऊपर में बनता नहीं है, तो जहाँ भी है तो आपको समझ जाना लैम्डा नॉट m है। हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम सल्फेट का फ्रॉम द गिवन डाटा से दिखाना है ना। तो देखो और डाटा गिवन बिलो, डाटा इधर दिया हुआ था, ठीक है, कभी भी तुमको निकालना हो तो डाटा हमेशा दिया हुआ रहेगा। कैसे, जैसे अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे तो कैसे डाटा दिया हुआ रहता था, है ना, ठीक उसी प्रकार इसका भी डाटा हमेशा क्या रहता है, दिया हुआ रहता है ना। चलो तो निकालते हैं सबसे पहले किसका, CaCl2 का। तो अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना पड़ा लैम्डा नॉट m ऑफ CaCl2 तो हम क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे लैम्डा नॉट m ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, हाँ, प्लस क्लोरीन 2 है तो 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। हाँ सर, लैम्डा नॉट ऑफ कैल्शियम प्लस का वैल्यू कितना दे रखा है, 119, क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, लिख दिया 119, प्लस 2 इंटू Cl माइनस का वैल्यू कितना दे रखा था, 76.3, तो 76.3 को 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 152.6 और 119 जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आंसर किस में आना चाहिए, ऐसा यूनिट में, लैम्डा नॉट m का क्या होता है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये याद रखना, ऐसा यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे निकालना है। अच्छा, MgSO4 का अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस, क्योंकि Mg अकेला है, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस 2, हाँ SO4 2 माइनस। अब Mg का आपको
डाटा में दिया हुआ है ना, कौन सा डाटा, टेबल नंबर 3.4, आपको टेबल नंबर 3.4 का बोला है कि उसका डाटा यूज़ करिए। तो टेबल 3.4 में Mg2+ का वैल्यू 106 दे रखा है, तो 106 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू सल्फेट माइनस का 160 दे रखा है, तो 2 इंटू 160 पुट कर दिया। 160 गुना 2 कितना हो जाएगा, 320 और 106 कितना हो जाएगा, 426 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। पहला नंबर तो काफ़ी आसान था, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम, यहाँ नॉट लगा हुआ है ना, द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम फॉर Al2SO4 अबर क्या है कि पूरे का वैल्यू दे रखा है और एक एनायन का दे रखा है, तो पूछ रहा है कैटायन का क्या होगा। तो अपन पढ़े हैं कि पूरे का जो होता है Al2SO4 पूरे का इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आगे लगा हुआ है, 2 लगा हुआ, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ Al3+, हाँ सर, प्लस सल्फेट के आगे 3 लगा, तो 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 हाँ सर, एम भी लगा दो। पूरा का वे डाटा दे रखा है, पूरा का डाटा कितना दे रखा है, 858, तो क्या लिखेंगे, 858 इज इक्वल टू, एल्युमिनियम का डाटा नहीं दे रखा, तो एल्युमिनियम का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को x मान लो, तो पूरे की जगह क्या लिखेंगे, x, 2 आगे लगा हुआ, तो 2x प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ SO4 का वैल्यू कितना दे रखा है, 160, तो 3 इंटू 160, 3 इंटू 160 कितना हो जाएगा, 480, तो 858 में से 480 को घटा दो इज इक्वल टू 2x, तो क्या लिखेंगे, 858 इज इक्वल टू 2x प्लस 480, तो 858 माइनस 480 इज इक्वल टू 2x, 8 में 0 गया तो 8, 15 में 8 गया तो 7, और 7 में से 4 गया तो 3 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधा कर दो, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। हाँ सर, इजी क्वेश्चन था ये, दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ गया है ना, CBSE में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आम क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, गर्दा रापचिक क्वेश्चन इसको बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं आना चाहिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन है ना, समीकरण, क्लास 10th में हम लोग बहुत सॉल्व किए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वही चीज़ आना चाहिए। देखो करते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, NaC का तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, हमको HAC का निकालना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, है ना, NaCl का दे रखा है, HCl का दे रखा है, तो देखो अपन क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट एम फॉर किसका, NaCl, किसका, NaCl का नोट लगा दो, बराबर क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, मान समझ लेना ना कि m सब में लगा दिए हैं, ठीक है, m लगा, बाद में नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, HCl के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ, HCl के लिए लिखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। NaC के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट NaC का वैल्यू हो जाएगा, NaC का लैम्डा नॉट ऑफ Na मतलब सोडियम प्लस एक्टिनियम माइनस AC, लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस, ठीक है। ये 3 इक्वेशन लिख दो, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2, और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। पहले लिख लो तुम लोग, ये 3 इक्वेशन लिख लिया, हाँ 3 इक्वेशन लिख लिया। अब हमको ये 3 इक्वेशन का यूज करके किसका निकालना है, HAC का निकालना है, HAC। तो अगर HAC का लैम्डा निकालना मतलब हमको लैम्डा ऑफ H प्लस AC माइनस चाहिए, लैम्डा ऑफ H प्लस AC माइनस, H प्लस AC माइनस, H प्लस AC माइनस। देखो H प्लस यहाँ है, कलर चेंज कर रहा हूँ, H प्लस यहाँ है, हाँ सर H प्लस यहाँ, और AC माइनस यहाँ है, हाँ सर, मतलब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो, और ये दोनों नहीं चाहिए ना, तो तीसरा इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से घटा दो। सर कैसे किए सर, अबे जो चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा एम फॉर HAC का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा कोहलराश लॉ के हिसाब से, H प्लस AC माइनस, H प्लस यहाँ है, AC माइनस यहाँ है, और प्लस में चाहिए, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को 3 से ऐड करो, और Na और Cl नहीं चाहिए तो 1 से घटा दो, तो क्या लिखेंगे, पहले तो तुम लोग बाबू लिख लो ये चीज़, है ना। अब मैं काटने जा रहा हूँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2
प्लस इक्वेशन 3 और माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू था? इक्वेशन 2 में वैल्यू था लैम्डा ऑफ एच प्लस प्लस लैम्डा ऑफ सी एल माइनस, हाँ सर। प्लस 3 में क्या था? 3 में था लैम्डा ऑफ एन ए प्लस प्लस लैम्डा ऑफ ए सी माइनस, हाँ सर था। सब में नोट लगा हुआ, सब में एम लगा हुआ, समझ लो यार अपने से। प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे थे? इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 एन ए सी एल के लिए था, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा ऑफ एन ए प्लस प्लस लैम्डा ऑफ सी एल माइनस। काटा काटी करें, चलिए करिए सर काटा काटी। देखिए प्लस में सी एल माइनस और ये जो माइनस वाला सी एल माइनस से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। प्लस में एन ए प्लस जो माइनस वाला एन ए प्लस से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। तो बच क्या गया? लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ ए सी माइनस, मतलब ये बन गया लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ ए सी माइनस। अबे यही तो होता है एच ए सी का, हाँ तो सर ये एच ए सी का हुआ, क्या हुआ? एच ए सी का, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट ऑफ एच ए सी बराबर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 425.9। इक्वेशन 3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 91 माइनस इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 126.4, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, इससे घटा दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछना, बता दूंगा फिर से, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन? डिक्रीजेस पूछा है यार। चलो देखो, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है? जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। हाँ तो वही चीज़ पूछ रहा है, बोल रहा है कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ साथ, मतलब अगर डाइल्यूशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम क्यों होता? तो ऐसे लिखेंगे, सिंस इफ डाइल्यूशन इज लेस देन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो लेस। डिसोसिएशन मतलब टूटना। तो सिंस देयर इज लेस नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन डाइल्यूशन। खत्म। ओके सर। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम ऑफ वाटर। वाटर का हमको लैम्डा नॉट एम वैल्यू निकालना। देखो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमको लैम्डा नॉट एम किसका निकालना है? H2O का। बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से क्या लिखेंगे? 2 इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस, हाँ सर, प्लस O2 माइनस, O माइनस होगा ना, प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ O2 माइनस, ये होगा। अब तुमको इसका और इसका वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो? कोई भी अगर 3 या 4 अलग अलग प्रकार का इक्वेशन दे रखा है, उसमें तुम इस तरीके से जोड़ना और घटाना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ H प्लस और O2 माइनस बचे, ठीक है, तो आपको निकल जाएगा, वो चीज़ निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी नो दैट वाटर का, वी नो दैट लैम्डा नॉट ऑफ एम ऑफ H2O बराबर 2 इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस प्लस, अबे लिखा जाना H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ O2 माइनस, है ना। अब हमको H प्लस और O2 माइनस का वैल्यू लाना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 to 3 इक्वेशन, 2 अलग अलग या 3 अलग अलग इक्वेशन से वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू। बस काम खत्म। 2 से 3 इक्वेशन कैसे रहे? अरे देख ना, इस पे निकाले नहीं थे क्या? HAC का निकालना था, तो क्या तुमको H प्लस और AC माइनस का वैल्यू दे रखा था? नहीं, इनका इक्वेशन, इनका इक्वेशन, इनका इक्वेशन, तीनों को तोड़ दिया और इस तरीके से जोड़ घटाव किया कि सिर्फ H प्लस और AC माइनस बच जाए, है ना। वही तरीका होता है सॉल्व करने का। कभी पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन, है ना, बस ऐसे ही मैंने डाल दिया था क्योंकि आपका NCERT में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 तो रिपीट हो गया, अभी बताया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है सेम है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, हमको लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COOH का चाहिए। तो देखो CH3COOH का क्या होगा, हम लोग लिखेंगे लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका वैल्यू होगा क्या, लैम्डा नॉट ऑफ एम ऑफ CH3 प्लस, ये टूटता किस में है, ये टूटेगा तुम्हारा अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा, CH3 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, बच क्या गया COOH था ना, तो COO CH3 प्लस हो गया और COO माइनस COOH माइनस, है ना, इस तरीके से ये तुमको चाहिए। अब ये चाहिए कहाँ से, गिवन में ये है ये है ये है, तो तुमको पहले तो CH3 प्लस वाला ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, और नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, हमने क्या निकालना, CH3COOH का निकाला है ना, तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH ये टूटता है, हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ा ये वाला, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस एसिटेट एसिड प्लस H, क्योंकि ये एसिड है ना, और एसिड हमेशा टूटने के बाद H प्लस देता है, क्या देता है H प्लस, है ना, तो हमको H प्लस चाहिए, H प्लस कौन प्रोवाइड कर देगा, ये वाला इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा, और CH3COO माइनस चाहिए, ये वाला इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा। तो 1 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमको ना Na चाहिए ना Cl माइनस चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा, करें, चलो करके दिखाइए सर। देखो HCl के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली हम लैम्डा नोट लिख रहे हैं ना, H प्लस और लंद फंद नहीं लिख रहे, तुम लोग अपना कॉपी में लिख लेना, H प्लस प्लस Cl माइनस होगा, हाँ। NaCl के लिए क्या होगा, लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस प्लस Cl माइनस होगा, हाँ। CH3COOH के लिए क्या होगा, लैम्डा नोट ऑफ CH3COO माइनस प्लस Na प्लस होगा, हाँ। हमको किसके लिए चाहिए, हमको CH3COOH के लिए चाहिए, मतलब लैम्डा नोट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नोट ऑफ H प्लस का वैल्यू हमको चाहिए। तो CH3COO माइनस कहाँ पर है, थर्ड इक्वेशन में, H प्लस कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों के बीच में साइन क्या, प्लस, मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे और सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, क्योंकि 2 वाला नहीं चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का जो वैल्यू है 426 प्लस, स्टेप वाइज वो तो लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे एडिंग 1 and 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब डायरेक्टली लिख देंगे, देयरफॉर जो वैल्यू होगा ये इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा, 426 प्लस 91 माइनस 126, यही आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए।